नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 एसएसटी सामान्य ज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन कहता है असम में, डी ऑप्शन कहता है पंजाब में। तो भाई स्वदेशी आंदोलन को भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें वंदे मातरम के नाम से इस आंदोलन को जाना गया? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर भैया? आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट अगला। एक रोल प्ले नाटक में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक को दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रह दो ग्रहों का अभिनव कर सकते हैं? वे कौन कौन सी ग्रह? यानी कि एक शिक्षक है, दो समान कद वाले और एक जैसे छात्रों को यानी कि वजन वाले उन छात्रों को चुन लेता है। तो वो ग्रहों से इसका संबंध क्या है? इसका मतलब एक जैसी होनी चाहिए ना। तो भाई ये ऑप्शन कह रहा है बुध और शुक्र ग्रह है क्या? शनि और पृथ्वी है? सी ऑप्शन कहता है पृथ्वी और चंद्रमा है। और डी ऑप्शन कह रहा है भैया पृथ्वी और शुक्र है। तो इसका सही जवाब है आकार और आकृति में भी कैसी है, कद में कैसी है भैया देखने में? तो पृथ्वि और शुक्र यानी कि अर्थ और वीनस क्या एक जैसी है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है। अगला कह रहा है कि अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप पर खड़े होंगे, किस पर खड़े होंगे? ए ऑप्शन विषुवत वृत्त पर, बी ऑप्शन उत्तरी ध्रुव पर, सी ऑप्शन मकर रेखा पर, डी ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। तो भाई अब अगर आप 0 डिग्री अक्षांश को ही और किस नाम से जानते हैं तो इसे कहते हैं भैया विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। आइए अगला क्वेश्चन। कौन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? तो कौन है भैया उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पूछ रहा है। ए कह रहा है इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है भाई। बी कह रहा है इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। सी कह रहा है इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम के हैं। और डी कह रहा है कि इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा भाई? ए वाला, ए बी, ए सी, बी डी या सी डी? सही जवाब हो जाएगा ए और बी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, ए और बी। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। पत्तियां अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। वृक्ष साल बाल नहीं पाए जाते भैया यहाँ पर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन फिर भाई कि भाई अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन सही है? अमेजन बेसिन की बात पूछ रहा है। ए ऑप्शन नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। बी यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। सी ऑप्शन रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। विकल्प बताने भैया आपको। ए ऑप्शन में कह रहा है ए और बी दोनों है, और बी कह रहा है ए सी है, सी कह रहा है बी डी है, और डी कह रहा है सी डी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा भैया? सी और डी। यानी कि कौन सा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भाई सी और डी वाला। तो डी इसमें है नहीं। तो क्या रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है। तो भाई कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, सी वाला भाई। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है इसका। नेक्स्ट अगला है। रिक्त स्थान को सही विकल्प में भरिए भाई। अब सही विकल्प आपको भरना है। अब प्रेरी क्या है? तो प्रेरी भाई घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है प्रेरी? उत्तरी अमेरिका में। तो ए ऑप्शन चीतों का घर है ये भाई। बी ऑप्शन मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है। सी ऑप्शन दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा होता है, ये ठंडे रेगिस्तान है भाई। अब प्रेरी एक उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान है, तो यहाँ पर क्या होगा भैया? मवेशी पाली जाएंगी। वहां पर का चारागाह है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है। नेक्स्ट आगे कह रहा है किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ क्या है भैया? किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन फोटो खींचना, बी ऑप्शन रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, और सी ऑप्शन विविधता की सराहना करना, और डी ऑप्शन अंतर करना।
बिल्कुल बात ठीक है भाई, किसी को एक छवि में यदि आप बांधें तो उसे फोटो खींचना भी कहते हैं, लेकिन आप यहां पर फोटो नहीं खींच रहे भैया, ये सीटेट का एग्जाम है। इसका मतलब ये वो क्या कहना चाह रहा है, ये जो कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि सबको एक जैसे ही करना, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो भैया रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है, क्यों बढ़ावा देती है? ए ऑप्शन, ये उस क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन, आधुनिक मूल्यों और व्यवहार को विस्तार देता है। सी ऑप्शन, ये स्थानिक प्राकृतिक संसाधनों और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। डी ऑप्शन, संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाती है। तो भाई ये किसको देती है? तो ये जो है वो एक स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को क्या करती है भैया? प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है, व्यापारी जो है वो बुनकरों को कैसा माल देता है? कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है। तो ये क्या कहलाती है प्रक्रिया? ए ऑप्शन यानी आयात निर्यात, बी ऑप्शन सहकारिता, सी ऑप्शन दादन व्यवस्था और डी ऑप्शन बाजारों की श्रृंखला। अभी एक दूसरे देश में आना जाना होता व्यापार का, यानी कि कच्ची वस्तुओं का या किसी भी सामान का, तो क्या होता? आयात निर्यात होता। लेकिन यहाँ पर क्या? दादन व्यवस्था, क्योंकि वो कच्चा माल दे रहा है ना उनको, उसके बाद तैयार माल ले रहा है, तो दादन व्यवस्था कहलाती है, यानी कि पुटिंग आउट सिस्टम है ये। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है, इसे उदाहरण मान सकते हैं निम्नलिखित का। अब लड़कियों को कहना है सफाई करे, केवल लड़कियों को, लड़के नहीं कर सकते सफाई क्या भैया? फिर वही बात आ जाएगी। ए ऑप्शन श्रमिकों का विभाजन है। बी ऑप्शन लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है। सी ऑप्शन पोषण एवं देखभाल है। डी ऑप्शन अनुशासित करना है। तो इसका सही जवाब फिर वही जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी भैया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला आइए देखते हैं, अगला कह रहा है विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? ए ऑप्शन न्यायिक समीक्षा को। बी ऑप्शन आधारभूत संरचना का सिद्धांत। सी ऑप्शन शक्तियों का बंटवारा। डी ऑप्शन न्यायिक सक्रियता। तो ये शक्तियों को बंटवारा को बांटता भैया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसको दर्शाता है किसको? शक्तियों के बंटवारे को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? संविधान सभा की बात पूछ रहा है। ए कह रहा है सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे। बी ऑप्शन सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों से आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया। सी ऑप्शन सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे। डी ऑप्शन सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। तो भाई क्या है इसका मतलब? तो इसमें क्या था? सभा में केवल क्या थे? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, यही वाला नहीं है भाई। क्या महिलाएं नहीं थी? महिला भी थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही नहीं कह रहा है भैया। आइए ए और बी को पढ़ना है, उचित विकल्प बताना है आपको भैया। ए कह रहा है कि भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। बी कह रहा है कि सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ए ऑप्शन ए और बी सही है, ए बी गलत है, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया। ए सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान ना हो। गई प्रावधान है, प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, आधिकारिक धर्म है। तो कौन सा हो जाएगा? ए सही है, बी गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान के जाने के पीछे क्या दृष्टि है? ए ऑप्शन नागरिकों में आज्ञाकारिता एवं निष्ठा को सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो नियम एवं कानूनों का अनुसरण करे। और सी ऑप्शन एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील एवं उत्तरदायी हो। बिल्कुल सटीक है भैया। प्रगति के सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार एक सभ्य समाज की स्थापना करना, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि अवगत कराया जाए, ग्रहणशील हो, उत्तरदायी हो। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है?
सारणीबद्ध चार्ट, कथानक रूपरेखा, वर्गीकरण चार्ट या प्रवाह चार्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रवाह चार्ट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाजारों और उनकी कार्यविधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी इकाई योजना यूनिट प्लान में 3 विषय हैं। ए ऑप्शन बाजार और मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिशन, मोहल्ले की बाजारों की श्रृंखला। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त है? ए ऑप्शन ABC, बी ऑप्शन BCA, सी ऑप्शन BAC और डी ऑप्शन ACB। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा भैया? BCA बी, यानी कि क्या करना है, यानी कि प्लान बनाना, इकाई यूनिट प्लान बनाना, 3 विषय हैं। तो क्या होगा, पहले मोहल्ले की बाजार, उसके बाद क्या होगा बाजारों की श्रृंखला, फिर उसके बाद तो बाजार और मूल्य वृद्धि कर सकते हैं आप वैल्यू। तो पहले मोहल्ले के बाजार की बात चलेगी। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकते हैं? व्यक्तिगत साक्षात्कार, जीवनी, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र। तो सही जवाब आपको बताना है। महिलाओं को कार्य क्षेत्र में चुनौतियों के लिए एक विषय प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है भैया। प्राथमिक सूचना दे सकते हैं किसके माध्यम से, ये आपको बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो वो है क्या? पर्सनल इंटरव्यूज, व्यक्तिगत साक्षात्कार। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन आंकड़े एकत्रण की योजना बनाना, बी ऑप्शन आंकड़े के स्रोत को चिन्हित करना, सी ऑप्शन उद्देश्यों का निर्धारण करना, डी ऑप्शन खोज का विश्लेषण करना। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा भैया? उद्देश्यों का निर्धारण करना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट अगला कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है भाई? एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझना हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है? तो क्या है, कोई भी बच्चा जो विद्यार्थी है जो भूगोल में सफल नहीं है, आकलन का कौन सा उसे चुन सकती है? कौन सा आकलन करना चाहती है? स्थापन आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन और रचनात्मक आकलन। तो किसकी बात कर रहा भैया? ये होगा रचनात्मक आकलन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। कौन सा हो जाएगा? रचनात्मक नहीं, सॉरी, इसका, हाँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा रचनात्मक नहीं, नैदानिक आकलन, डायग्नोस्टिक टैग, यानी कि उसकी कमियों को क्यों सफल नहीं है। सॉरी, ये इसका ये नहीं होगा भैया, रचनात्मक वाला नहीं होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भैया नैदानिक आकलन, यानी कि बच्चे का निदान किया कि निदान करो उसका, क्योंकि सफल क्यों नहीं हुआ, तो निदान करने की कोशिश कर रही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? ये प्रश्न प्रयास है, छात्र की क्षमता का आकलन है। सामान्यीकरण करने, अनुमान लगाने, तर्क देने, कल्पना करने। तो कौन सा हो जाएगा भैया? सी ऑप्शन, तर्क देने। किस पर है? तर्क देने। क्यों नहीं है भैया उपलब्ध, क्यों नहीं है कच्ची बस्तियों में, तो तर्क हो जाएगा ना, विवेचना करने। सी ऑप्शन। आइए, एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है? अब टेस्ट दे रही है तो वो क्या कर रही है? दुविधाओं को जानने की बात कर रही है ना, दुविधाओं को। अब होगा स्थानक आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन। अब हो जाएगा रचनात्मक आकलन इसमें भैया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं भाई? जो वातावरण पर, एनवायरमेंट पर बुरा प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन जनता की बढ़ती मांग तथा पूर्ति, बी ऑप्शन जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि, सी ऑप्शन रोजगार की बढ़ती मांग तथा पूर्ति, डी ऑप्शन जनसंख्या में सीमित किंतु औद्योगिकरण में तीव्र वृद्धि। अब बताएं वातावरण का प्रभाव किसका पड़ेगा भाई, कौन सा कारक है? तो भाई जनसंख्या की बात हो रही है ना भैया वातावरण पर, तो बी ऑप्शन करेक्ट जवाब, जनसंख्या वृद्धि भैया। आइए नेक्स्ट अगला, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है? मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी, मुख्य शिल्पकार। तो सही जवाब हो जाएगा मुख्य शिल्पकार। क्या हो जाएगा? शिल्पकार।
डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भोबुर्ज वर्च छाल कहां पाई गई जिस जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थना सूक्त लिखी गई हैं। तो वर्च छाल कहां पाई गई थी जिसमें ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थना लिखी हुई है? कहां? कश्मीर में पाई गई, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में। तो ये भैया कश्मीर में पाई गई, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, कश्मीर में। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आप पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? यानी कि तमिल की कौन सी कृति है जो पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में बताती है? कौन सी है भैया? ए ऑप्शन शिलापद्दिकरम, बलैयापति, या मणिकमलई, या पेरिया पूर्णम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिया पूर्णम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, पेरिया पूर्णम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये कह रहा है मिलान वाला कौन सा मेल नहीं खा रहा है? खजुराहो चंदेल में है, हाँ भैया ऐहोल चालुक्य में है, कांचीपुरम पल्लम में है, महाबलीपुरम कहां पर है? तो महाबलीपुरम भैया कहां पर है? ये भी पल्लम में है, तो ये डी ऑप्शन वाला हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन गलत है, यही तो इसका आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? यानी कि सूरदास की रचना कौन सी नहीं भैया? सूरसागर सूरदास की है, सूरसारावली है, साहित्य रत्ना हो सकती है, साहित्य लहरी। तो सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, सूर 25 ये सूरदास की रचना है, लेकिन साहित्य रत्ना नहीं है भैया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता था? महाराष्ट्र क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में, या बंगाल क्षेत्र में? तो बेल्लार कहां कहा जाता था? भूस्वामी को बेल्लार के नाम से जानते थे भैया, कहां पर? तो ये तमिल क्षेत्र में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, तमिल क्षेत्र की बात कर रहा है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? ये किसने बताया था? ए कैनिंग ने, बी डलहौजी ने, सी एल्गिन ने, और यानी कि सी हार्डिंग ने। तो किसने बताया था भैया बहादुर शाह जो है अंतिम मुगल राजा होंगे? ये घोषणा किसने की थी? तो ये जो की थी लॉर्ड कैनिंग ने। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कैनिंग की बात कर रहा है भैया। आइए निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? अंग्रेजी भाषा में, बांग्ला भाषा में, उर्दू में, या मराठी में? तो केसरी अखबार जो है वो मराठी भाषा में छपता था। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, मराठी भाषा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए? तो भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए कौन से एक्ट से? 1909 एक्ट द्वारा, 1991 एक्ट से, 1935 एक्ट से, 1947 यानी कि भारत स्वाधीनता अधिनियम द्वारा। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्ट कौन सा है? 1935 एक्ट से लिए गए थे। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी, या नीलगिरी श्रेणी? तो दक्कन पठार जो है वो अपने पश्चिमी भाग से कौन से भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा भैया सह्याद्री हिमालय, यानी कि सह्याद्री श्रेणी से। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सह्याद्री। नेक्स्ट आइए अगला कह रहा है भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां कहां पाई जाती हैं? तो भूमध्य सागर की वनस्पतियां कहां पर पाई जाती हैं? ए ऑप्शन में देखें, यूरोप है, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्र में। बी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, बी था ये। सी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। डी ऑप्शन दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। तो भाई भूमध्य सागर प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो कहां पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः खालिस्तान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है, क्यों? ए साहूकार और छोटे किसान, बी छोटे किसान और खेती हार मजदूर, सी भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, डी ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। वे किसको दर्शाता है ये? तो ये छोटे किसान और खेतीहर मजदूर हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों में जो होता है कर्ज का जाल बिछा रहता है, यानी कर्जदार ज्यादा होते हैं, तो छोटे किसान और खेतीहर मजदूर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाई निम्न में से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार, और डी ऑप्शन प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। तो भाई मौलिक अधिकार ये भी है,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है और यह प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ये मौलिक अधिकार में अब शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एसएसटी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।